यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन है इसका, यहाँ पर टेस्ट नंबर 31 है, ठीक है। टेस्ट नंबर 31 देखेंगे, इसका पार्ट 1 हम लोग यहाँ पर कर चुके थे, मतलब यहाँ पर हम लोग ने 52 क्वेश्चन इसके कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 53 से 100 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। 31 है और यहाँ पर फुल लेंथ के हिसाब से 7वां पेपर होगा, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर 31 है और यहाँ पर फुल लेंथ के हिसाब से 7वां है। तो उसके बाद खत्म होने के बाद हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 32 से पहले करेंगे फॉरम है इसका पेपर आज, ठीक है। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से फुल लेंथ टेस्ट नंबर 7वें का क्वेश्चन 53 नंबर से। 53 नंबर है, प्राचीन तमिलकम के संबंध में अरिकामेडु, पट्टनम और तोंडी किस रूप में प्रसिद्ध थे? आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर यहाँ से, ये प्रसिद्ध थे विदेशी व्यापार में संलग्न महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाहों के रूप में। बी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन जो तमिलकम के संबंध में ये सब यहाँ पर इसके लिए समुद्री समुद्री नहीं विदेशी जो व्यापार थे उसके संलग्न महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह थे, उसके लेकर के यहाँ पर प्रसिद्ध थे। और अरिकामेडु पांडुचेरी के निकट ये पूर्वी तट पर स्थित एक प्रमुख भारत रोमन व्यापार क्या बंदरगाह और यहाँ पर मानकों के उत्पादन का केंद्र माना जाता था। रोमन अभिलेखों में से पोडेके है ना, पोडेके, और ये कहीं कहीं पर आपको पोडेकू भी मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। तो इसके एम्पोरियम के रूप में जाना जाता था, ठीक है। पट्टनम क्या होता था? पट्टनम व्यापार को जो केरल के निकट था, इसे समानता पश्चिमी तट पर स्थित मानते थे, चेर राजवंश के प्राचीन समृद्ध बंदरगाह था। और तोंडी जो था ये रामनाथपुरम जिला केरल के तट पर संगम साहित्य में वर्णित महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था, ठीक है। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, क्वेश्चन 54 है, निम्नलिखित में से किसने अंतर्वेदी ज्वालामुखी स्थल रूप है? कितने अंतर्वेदी जो ज्वालामुखी स्थल रूप है? आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये है। एक हो जाएगा आपका यहाँ से अंतर्वेदी ज्वालामुखी जो हो जाएंगे आपके, एक तो सील हो जाएगा, ठीक है, डाइक और लेक कोलित, ये क्या हमारे अंतर्वेदी ज्वालामुखी स्थल रूप हैं। लेकिन ज्वालामुखी कुंड काल्डेरा ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, ये बहिर्वेदी स्थल है। तो बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। 1, 2 और 4 करेक्ट है, 3 बातें इसके सही है, राइट। अंतर्वेदी स्थल क्या होते हैं? इनका निर्माण तब होता है जब मैग्मा सतह पर पहुंचने से पहले पृथ्वी के भूपर्पटी के भीतर ही ठंडा होकर जम जाती है, ठीक है। और ये इसके भाग होते हैं सिल, डाइक और यहाँ पर लेकोलिथ, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। टीपू सुल्तान के संबंध में विचार करने उन्होंने एक नया कैलेंडर, पंचांग और सिक्का प्रणाली शुरू की थी। 55 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से? ये करेक्ट है, क्योंकि 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप 1784 में मंगलोर की संधि हुई थी। और इस संधि द्वारा दोनों पक्षों के विजित क्षेत्रों को एक दूसरे को वापस कर दिए गए थे और इसके साथ ही संघर्ष का एक अनिर्णायक अंत हुआ था। टीपू सुल्तान ने 1784 में एक नया जो मौलूदी है ना, मौलूदी यहाँ पर चंद्र सौर कैलेंडर पंचांग की शुरुआत की थी। उन्होंने सिक्का प्रणाली भी में सुधार किया था और सोने चांदी के तांबे के सिक्के भी जारी किए थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? पहला करेक्ट है। सेकंड, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजय के बाद उन्होंने मैसूर संधि का हस्ताक्षर किए थे। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर टीपू सुल्तान ने 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए यहाँ पर विवश होना पड़ा था और इस संधि के तहत उन्हें अपना आधा राज त्यागना पड़ा और भारी युद्ध क्षतिपूर्ण का भुगतान करना पड़ा था। दूसरा गलत है। तीसरा, टीपू ने अपनी जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध है उसमें 1790 में जनरल मेडोज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तब प्रारंभ हुआ था जब टीपू सुल्तान ने 1790 में त्रावणकोर के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी, और क्योंकि यहाँ पर त्रावणकोर ने डच लोगों से जलकोट्टल और कन्नानौर खरीद लिए थे, ठीक है। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है। ओनली 1 करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पहला वाला करेक्ट है, ओनली 1 मतलब 3 बातों में सिर्फ एक करेक्ट है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है, एक विशिष्ट यहाँ पर जो नदी है उसके संबंध में विचार करना है। ये गंगा नदी की दाहिने तट की एक प्रमुख सहायक नदी है, पहली बात है ये बोला है। दूसरी बात बोला है कि ये मध्य प्रदेश की अमरकंटक पठार से उद्गमित होती है, ठीक है। ये एक रिफ्ट घाटी से होकर बहती है और पटना के निकट गंगा में मिलती है। तीनों बातें किसके यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं? चारों में आंसर हो जाएगा, ये वर्णन कर रहे हैं किसका? सोन नदी का। सोन नदी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सोन। आगे आते हैं क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन है, रोहित और एक
मैकेनिकल इंजीनियर है। रोहित क्या है, एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए डिलीवरी ड्राइवर होगा, ठीक है। और एक विनिर्माण कंपनी है, उसकी योग्यताओं के अनुरूप एक पद के लिए साक्षात्कार का निमंत्रण मिलने पर उसने डिलीवरी की नौकरी छोड़ दी और इंजीनियरिंग के लिए उपयुक्त पद की तलाश शुरू कर दी थी। इस संस्करण काल में दौरान वे बेरोजगार है। क्या है, वे बेरोजगार है। रोहित निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी का सामना कर रहा है? आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये घर्षण जन्य बेरोजगारी होगी। घर्षण जन्य बेरोजगारी क्या होता है? घर्षण जन्य बेरोजगारी जो होता है ये डिलीवरी की नौकरी छोड़ने के बाद रोहित अस्थायी रूप से बेरोजगार है। क्या है? अस्थायी रूप, स्थायी रूप से नहीं, क्योंकि उसने खुद से अपनी नौकरी छोड़ी है और अपनी योग्यता के अनुरूप बेहतर नौकरी तलाश कर रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है, मतलब एक बात इसकी क्या होगी, सही हो जाएगी। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा बोला है अल्प बेरोजगार, ये भी इस बात सही होगी क्योंकि अल्प बेरोजगार है, कम समय के लिए होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर अस्थायी, बाकी स्थायी था वो। तो दो बातें यहाँ से करेक्ट हो जाएंगी, एक और दो, ए यहाँ से आंसर है। 58 नंबर, भारत में स्थित निम्नलिखित में से ऊर्जा संयंत्रों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करेंगे तो आएगा हमारे यहाँ से क्या? पहला काकरापर, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा तारापुर, पांचवा। उसके बाद आपका आएगा चौथा कहेगा, उसके बाद तीसरा कलपक्कम और उसके बाद दूसरा कुडनकुलम। करेक्ट आंसर 15432, 15432 डी आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट होता है काकरापर। काकरापर परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये भारत का सब ऐसा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो गुजरात के मांडवी, सूरत और तापी नदियों के निकट स्थित है, ठीक है। कहाँ जाएगा? उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो, राइट। और सबसे लास्ट में कहाँ पहुँचेंगे हम लोग? दूसरा नंबर मतलब कुडनकुलम है ना। कुडनकुलम कहाँ है? कुडनकुलम जो ऊर्जा संयंत्र चेन्नई में, तो सबसे नीचे पहुँच गए हम लोग उत्तर से दक्षिण में, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 59, 59 नंबर। निम्नलिखित पर विचार करना है, स्थलाकृति और इसके क्या क्या विवरण दे रखे हैं बताने हैं। पहली बात है, पहला बोला है माव मल्लुहु गुफा मेघालय युग के संबंधित एक स्टेलेक्टाइट गुफा है। पहला क्या होगा? 59 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, चुंबकीय हवा लद्दाख में एक गुरुत्वाकर्षण पहाड़ी जो दृष्टिभ्रम उत्पन्न करती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, लोनार झील लावा विस्फोट से निर्मित एक ज्वालामुखी क्रेटर झील होगी। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर लोनार झील महाराष्ट्र में यद्यपि दक्कन ट्रैप में स्थित है, परंतु इस झील का निर्माण यहाँ पर ज्वालामुखी दौर से नहीं हुआ है और इसका निर्माण लगभग 50,000 वर्ष पूर्व एक उल्कापिंड के टकराने से हुआ था। ये विश्व के कुछ दुर्लभ उच्च वेग प्रभाव क्रेटर्स में से एक होते हैं। तो तीसरा क्या होगा? तीसरा सम्मिलित नहीं है। चौथा, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली द्वीप में निर्मित है और ये भारत का पहला ऐसा द्वीप है जिससे जिला घोषित किया गया था, जिसे गिनीज रिकॉर्ड में यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप में माना गया था। चौथा करेक्ट है। आंसर 1, 2 और 4 से है। तीन बातें सही है इसकी, 1, 2, 4 मतलब 3 स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 60। अरुणा आसफ अली के संबंध में विचार करना है। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए प्रसिद्ध है। सृष्टि का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, सही बात है। सेकंड बात है, वे कांग्रेस की मासिक पत्रिका इनकलाब की संपादक भी थी। पहली बात करेक्ट है, दूसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से इसकी सही है। तीसरा, उन्होंने नेशनल फेडरेशन ऑफ वीमेन की स्थापना भी की थी। तीनों बात एकदम करेक्ट है। आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर 61 है 61। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार का हिस्सा होगा? आंसर हो जाएगा कॉमन कॉज 2018 का मामला जो था इसके, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 62, 62 नंबर। प्राय सुर्खियों में रहने वाला यहाँ पर वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? करेक्ट आंसर 62 का हो जाएगा। ये प्रकाशित करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। बी आंसर 62 का सही आंसर होगा। इसमें यहाँ पर 163 स्वतंत्र राष्ट्र क्षेत्र शामिल हैं। इसमें 3 क्षेत्रों में 23 गुणात्मक मात्रात्मक संकेतक का उपयोग किया गया है और सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा का स्तर भी देखा गया है और सैन्यकरण का स्तर देखा गया है, ठीक है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी संघर्ष की सीमा देखी गई है। भारत के रैंक इसमें 115वीं है, ठीक है। ये सब याद रखना है। 62 का आंसर भी करेक्ट है। 63 नंबर है, मौसम विज्ञान के संबंध में विचार करना है कि मौसम विज्ञान के संबंध में वर्गा को सर्वश्रेष्ठ रूप में परिभाषित किया गया है किसमें? आंसर हो जाएगा 63 का ए। एक प्रकार का वर्षण के रूप में जिसमें वर्षा की बूंदें शुष्क वायु से होकर
गुजरते समय पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व वाष्पित हो जाती हैं। 63 का ए यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है, जब शुष्क वर्षा की बूंदें वायु से गुजरते समय पृथ्वी पर पहुंचने पर वाष्पित हो जाती हैं तो इसे वर्गा कहा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 64। पेरिस समझौते के संबंध में अनुच्छेद 6 के अंतर्गत जलवायु वित्तपोषण के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, इसमें बोले अनुच्छेद 6 देशों के बीच उनकी जो राष्ट्रीय स्तर है उस पर निर्धारण अंशदान को यहाँ पर प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक यहाँ पर सहयोग को हेतु मंच प्रदान करता है। ठीक है, पहला क्या होगा, 64 का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है, एकदम सही है। सेकंड बात है अनुच्छेद 6.2 में कार्बन क्रेडिट के द्विपक्षीय व पक्षीय हस्तांतरण शामिल है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्तांतरित समान परिणाम के रूप में जाना जाता है। सेकंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा है अनुच्छेद 6.4 UNFCCC द्वारा पर्यवेक्षित एक केंद्रीकृत वैश्विक कार्बन बाजार तंत्र की स्थापना करता है। तीसरी बात क्या होगी, ये भी करेक्ट है। चौथा यहाँ से अनुच्छेद 6 के अंतर्गत वित्त यहाँ पर प्रभाव केवल सार्वजनिक क्षेत्र के वित्त पोषण तक ही सीमित होगा, उसमें निजी भागीदारी शामिल नहीं है। ये बात गलत है क्योंकि इसमें निजी भागीदारी को भी शामिल करते हैं कि आर्टिकल 6 के अंतर्गत वित्तीय प्रभाव केवल सार्वजनिक क्षेत्र के वित्त पोषण तक सीमित नहीं होगी। ठीक है, और आर्टिकल 6 में जिसमें 6.4 तंत्र भी शामिल है और इसका उद्देश्य होगा वित्त पोषण बढ़ाना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र उसमें प्रतिभागियों को शामिल करना। क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 करेक्ट है ना। 1 2 3 यहाँ से आंसर होगा, चौथा गलत हो गया। आगे आते क्वेश्चन नंबर 65। आणविक जीव विज्ञान के संबंध में प्रोटीन फोल्डिंग शब्द का तात्पर्य कैसे है। प्रोटीन फोल्डिंग शब्द का तात्पर्य है किससे, आंसर हो जाएगा। देखो, आणविक जीव विज्ञान में प्रोटीन फोल्डिंग वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक नवनिर्मित पेप्टिलाइड क्या होती है, पेप्टाइड जो श्रृंखला अमीनो अम्लों का एक रैखिक क्रम होती है और ये अव्यवस्थित रैंडम कॉइल अपने विशेष जैविक रूप में सक्रिय त्रिआयामी आकार का परिवर्तन होना। ठीक है, इस संरचना में समानता नेटिव स्टेट इसे कहा जाता है जो यहाँ पर अत्यंत आवश्यक होती है क्योंकि अपर परमाणु की विशिष्ट व्यवस्था प्रोटीन की विशिष्ट कार्यों को करने में क्षमता निर्धारित करती है। और जैसे कि यहाँ पर एंजाइम का सिग्नलिंग अणु के रूप में कार्य करना और फोल्डिंग प्रक्रिया के रूप में जो ऊष्मागतिकी है उसके बलों का संचालित होना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66 है सहायक संधि प्रणाली के बारे में विचार करना है। इसमें यह प्रदान किया गया था कि भारतीय शासक अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति के लिए सहमत होगा। ठीक है, पहली बात क्या है, 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है, सही है, सही बात है। सेकेंड है आपसे इसमें बोला है कि ब्रिटिश सेना के रख रखाव का खर्च पूरी तरह से ब्रिटिश अधिकारियों को वहन किया जाएगा। ये बात इसकी गलत है, पूरी तरह से यहाँ पर जो ब्रिटिश द्वारा रख रखाव नहीं किया जाएगा इसका, ये बात यहाँ से क्या होगी, इसकी गलत है। सिर्फ यहाँ पर पहला स्टेटमेंट इसका सही होगा 66 का, राइट। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन यहाँ से 67 है, देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से ड्रोन के संबंध में विचार करना है। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन एक यहाँ पर मानव रहित जो हवाई यान है, ठीक है, वाहन है और इसका उपयोग मुख्यतः लंबी अवधि की निगरानी में स्ट्राइक क्षमताओं के लिए करते हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, भारत में द्वारा संचालित हेरॉन ड्रोन एक सशक्त युद्धक ड्रोन है जो सटीक हमले की जानकारी में सक्षम होगा, हमला करने में सक्षम होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, गलत है। क्यों, क्योंकि हेरॉन ड्रोन हालांकि इसका संचालन भारत IVU द्वारा किया गया था और हेरॉन पारंपरिक रूप से एक निगरानी ड्रोन है। भारत अपने ड्रोनों का उन्नत कर रहा है और फिर भी यहाँ पर हेरॉन प्रीडेटर की तरह मुख्यतः सशक्त यहाँ पर युद्धक ड्रोन के रूप में नहीं माना जाता है, इसमें यहाँ पर कथन गलत हो गई है। तीसरा है स्विच UAV भारत में विकसित एक स्वदेशी लोइटरिंग म्यूनिशन होगा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात करेक्ट है क्योंकि स्विच UAV एक स्वदेशी फिक्स्ड विंग वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग जिसे यहाँ पर भारतीय कंपनी जो IDF फोर्स द्वारा निगरानी के लिए विकसित किया गया। हालांकि यह अधिकतर टोही इकाई के रूप में कार्य करती है, न कि लोइटिंग म्यूनिशन। आंसर क्या होगा, तीसरा करेक्ट है। चौथा, रुस्तम 2 द्वारा विकसित एक DoD द्वारा विकसित एक यहाँ पर मध्यम ऊंचाई वाला लंबी अवधि का उड़ान भरने वाला एक मेल UAV होगा। ठीक है, चौथी बात क्या है, चौथी बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है,
आंसर क्या है? 1 3 4, 1 3 4 करेक्ट है। 67 का आंसर क्या होगा? 67 का आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट है। 68 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करने कथन 1 कथन 2। इसमें बोला कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के तहत घोषित यहाँ पर सभी अधिकार भारत में मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल हैं। पहला 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा ना। हाँ, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है। पहली बात गलत है, क्यों? देखो, पहला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर बोला मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के तहत घोषित सभी अधिकार भारत के मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल होंगे। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा अनुच्छेद 17 के अनुरूप संपत्ति का अधिकार अब भारत में मूल अधिकार नहीं रह गया, इस वजह से सभी यहाँ पर नहीं होंगे, तो गलत है। सेकेंड बात है, भारत में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का हस्ताक्षर करता होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है इसकी। दूसरी बात सही है। राइट, आंसर क्या होगा? केवल 2 यहाँ से इसका सही आंसर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 है, निम्नलिखित कन्वेंशन को उनकी अपनाए जाने वाले वर्ष के सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखते हैं सही कालक्रम कौन सा है। पहले आपका आ जाएगा बेसल कन्वेंशन। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका स्टॉकहोम, फिर आपका मिनीमाता कन्वेंशन। ठीक है, बेसल कन्वेंशन जो 22 मार्च 1989 को अपनाया गया था, 89 को, जिसका उद्देश्य खतरनाक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर परिवहन को, उनके निपटान को नियंत्रित करना। ठीक है, ये हो गया आपका बेसल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा तीसरा स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या होता है? तीसरा नंबर। देखो, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये 22 मई 2001 को अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से बचाना। उसके बाद आपका आ जाएगा क्या? मिनीमाता है ना। मिनीमाता कन्वेंशन 10 अक्टूबर 2013 को अपनाया गया था। ये पारी या मरकरी जो है इसके दुष्प्रभाव की सुरक्षा के लिए एक वैश्विक संधि होगी या तंत्र होगा। करेक्ट आंसर 231 ए नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन 70 नंबर यहाँ से इसमें देखते हैं। 70 नंबर है, परियोजना और इसके राज्य रखें। पहला यहाँ पर है भाडला सोलर पार्क। भाडला सोलर पार्क आपका क्या होगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्कों में से एक है। पहला करेक्ट है। सेकेंड मुपंडल पवन ऊर्जा, तमिलनाडु। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है क्योंकि मुपंडल पवन ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित यह भारत का सबसे बड़ा परिचालनशील तटवर्ती पवन ऊर्जा संयंत्र है। सेकेंड बात करेक्ट है। पुगा भूतापी हिमाचल प्रदेश। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर पुगा जो भूतापी परियोजना है ये लद्दाख में। ठीक है, ये बात हिमाचल नहीं होगी। चौथा कदमपराई पंप स्टोरेज केरल। ये बात गलत है क्योंकि कदमपराई पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु। 1 2 करेक्ट है। आंसर 70 का ये बात सही हो जाएगी यहाँ से इसकी। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन से रिपोर्ट सूचकांक जारी किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर। ये जारी किया था एक तो समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। ठीक है, दूसरा एलटीजी इंडिया इंडेक्स, और एक आपका यहाँ से राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट ही जारी नहीं करता है, याद रखना है। 3 बातें यहाँ से क्या होगी? 71 की करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर समग्र जल प्रबंधन सूचकांक ये विभिन्न राज्यों में जल प्रबंधन का प्रदर्शन आंकड़े को लेकर के नीति आयोग द्वारा एक विकसित की गई रिपोर्ट होती है। और नीति आयोग इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2026 का प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकते हैं यहाँ से क्योंकि नीति आयोग का यहाँ पर 10 साल पूरा हो चुका है। जितना भी यहाँ पर साल पूरा होता है यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। वैसे पिछले साल क्वेश्चन पूछना चाहिए था लेकिन इस वहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इस बार क्वेश्चन पूछने की पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं कहीं ना कहीं घुमा करके। ठीक है, तो हो सकता है एसडीजी को लेकर के पूछ ले कुछ, है ना। तो पहला क्या होगा यहाँ पर देख लिया आपने। एलटीजी इंडिया इंडेक्स जो है ये सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को मापने के लिए नीति आयोग द्वारा विकसित एक मंच होगा। और राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ये क्या होगा? ये सूचकांक गरीबी को विभिन्न आयामों को मापने के लिए नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, और जो वन वाली रिपोर्ट थी ये कौन जारी करता है? ISFR। ठीक है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ये जारी करती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगी। 1 2 4 इसका सही आंसर है। 72 नंबर क्वेश्चन है, यारडंग शब्द का अर्थ क्या होगा? यारडंग शब्द है ये काफ़ी न्यूज़ में था। ये एक सुव्यवस्थित पवन द्वारा अपर्दित कटक राइड होता है। ठीक है, रेड होता है जो शुष्क क्षेत्रों में चट्टान या सघन अवसाद निर्मित होता है। ये पवन अपर्दन और जो अपसारण है उसकी प्रक्रिया में निर्मित होता है। और ये लंबी नाव के पतवार जैसी जो भू आकृति होती है उससे निर्मित होता है, जिसकी ढालें प्राय तीव्र होती हैं और ये प्रचलित पवन दिशा में समानांतर स्थित होती है। और ये शिलाकृतियाँ प्राय तकलाम मकान जो मरुस्थल जैसे मंगल ग्रह पर पाई जाती है।
आंसर क्या होगा? 72 का बी करेक्ट हो जाएगा। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत में बौद्ध धर्म के पतन के कारण थे? बौद्ध धर्म के पतन के कारण थे। आंसर हो जाएगा 73 का पहला करेक्ट है। राजाओं द्वारा सरदारों को संरक्षण प्राप्त ना होना, प्राप्त होना नहीं, प्राप्त ना होना, क्योंकि यहाँ पर मध्यकालीन युग में हिंदू धर्म के जो पुनरुत्थान थे, ठीक है, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म निरंतर पतन के संकेत मिलते थे, और पाल शासक बौद्ध धर्म प्रमुख संरक्षक में से थे, और 10वीं शताब्दी में बाद उसके पाल शक्ति के पतन से बौद्ध धर्म का गहरा आघात पहुंचा था। पहला सही है। हीनयान बौद्ध धर्म का उदय होना, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसके पतन के लिए कई आंतरिक कारण थे, ठीक है, ना कि हीनयान या महायान है, या फिर उसके उदय के साथ ही बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजना शुरू किया गया था। अब बौद्ध धर्म ने मूर्ति पूजा का प्रवेश हुआ था और पूजा पद्धति अधिक जटिल और आडंबरपूर्ण हो गई थी, ठीक है, सेकेंड गलत है। तीसरा, भक्ति संतों द्वारा हिंदू धर्म में किए गए सुधार, तीसरी बात क्या होगी? करेक्ट है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है, तो सी। 74 है, संप्रभु धन कोष जो होता है उसके संबंध में विचार करना है। LWF राज्य के स्वामित्व वाले निवेश कोष होते हैं। 74 का पहला यहाँ से करेक्ट है। LWF का प्राथमिक उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना और आयात निर्भरता को कम करना होगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो LWF है इसका प्राथमिक उद्देश्य दीर्घकालिक अवधि में अच्छा प्रतिफल उत्पन्न करना होता है, और इसके अतिरिक्त इसका LWF का गठन बजट और अर्थव्यवस्था में ऐसे समय में सुनिश्चित करने के लिए स्थिर करने पर उद्देश्य किया जाता है जहां या जब राजस्व में निर्यात अत्यधिक स्थिर होती है, ठीक है, सेकंड गलत होगा। तीसरा, LWF जो है उसका उपयोग राजस्व में अत्यधिक अस्थिरता अर्थव्यवस्था में स्थिर करने के लिए किया जाता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर आपका जो सही हो जाएगा यहाँ से ये 1 और 3 सही आंसर है, सी। क्वेश्चन नंबर 75 है। 75 बोला है, भारत में निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या होगा? सही कालक्रम क्या होगा? आंसर हो जाएगा 75 का पहला आएगा नगरी समाज, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? आएगा ऋग्वैदिक काल, राइट, उसके बाद आएगा आपका लोहे का हल, उसके बाद आएगा आपका आहत सिक्के, उसके बाद आएगा आपका हैंसोंग की यात्रा। 5 3 2 1 4 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 का डी। 76 नंबर 76 है, जब यूएस फेडरल रिजर्व ब्याज दर में वृद्धि करता है तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संभावित प्रभाव होंगे? आंसर हो जाएगा 76 का। देखो यहाँ पर जो पहले बोला विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में वृद्धि होगी, है ना, ये बात क्या हो जाएगी? ये बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि जो विदेशी पोर्टफोलियो जो है इसमें भारतीय इक्विटी के प्रभावित होता है और बॉन्ड बाजार धीमा हो सकता है, ये उलट भी सकता है ना, तो क्या होगा यहाँ से? ये कमी भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है? वृद्धि में फंड की कमी जो विदेशी वित्त की उपलब्धता की लागत पर पड़ने वाले प्रभाव की संभावना होती है, तो यहाँ से बात पहली वाली गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो ब्याज दर है उसमें वृद्धि कर सकता है, ये बात करेक्ट है, क्योंकि जब यूएस ब्याज दरों में वृद्धि होगी तो यूएस भारत सरकार के बॉन्ड के बीच यहाँ पर अंतर कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि वैश्विक फंड भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों में पैसा निकालेंगे, ठीक है, इसलिए बॉन्ड बाजार से एफपीआई का जो बहिर्वाह होगा उसको रोकने के लिए आरबीआई को भारत में ब्याज दरों की वृद्धि करनी पड़ेगी, दूसरा करेक्ट है। तीसरा, भारतीय रुपए का अभिमूल्यन होगा, ठीक है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, क्योंकि भारतीय जो डॉलर है उसमें आधारित उसके जो प्रतिभूति है ब्याज दरों में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलेगी यदि एफपीआई स्टॉक और बॉन्ड बाजारों में पैसा निकालना जारी रखते हैं, तो इसलिए रुपया कमजोर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2 और सिर्फ 2 ही होगा क्या? हाँ, सिर्फ 2 ही करेक्ट है, यहाँ से 76 का 2 ही करेक्ट होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 नंबर। अनुपातिक कराधान जो प्रणाली उसके बारे में विचार करना है। अनुपातिक कराधान प्रणाली में सभी करदाताओं के लिए कर की राशि समान होती है। पहला 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि अनुपातिक कर वह आयकर प्रणाली होती है जिसमें सभी व्यक्तियों की आय उनकी स्तर की परवाह किए बिना समान प्रतिशत से लगाई जाती है, और ये निम्न से मध्यम उच्च व्यक्ति वाले सभी करदाताओं के लिए समान दर से होती है, और इसे फ्लैट टैक्स भी कहा जाता है। हालांकि कर की दर समान रहती है, लेकिन वास्तविक कर राशि आय के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है, पहला गलत है। सेकंड बात है, प्रतिगामी कर में कराधान की राशि बढ़ने पर औसत दर घट जाती है। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि प्रतिगामी कर वह कर होता है जिसमें कराधान की औसत दर आय कर या योग राशि बढ़ने पर घटती है, और प्रतिगामी का अर्थ होता है कि कर दर से उच्च से निम्न की ओर जाती है, जहां औसत दर सीमांत दर से अधिक होती है, और व्यक्तिगत आय
और संपत्ति संबंध में प्रतिगामी कर गरीबों और उनकी क्षमताओं की तुलना में अधिक बोझ डालती है, जबकि अमीरों पर अपेक्षाकृत कम। ठीक है, अर्थात यहाँ पर कम दर की जो भुगतान होती है, जो क्षमता होती है, उसके बीच विपरीत संबंध होता है। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। क्वेश्चन 78 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू यहाँ पर किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर। ये संबंधित है किससे? अवैध जो मादक यहाँ पर पदार्थ थे, ठीक है, उसके निर्माण नेटवर्क पर कार्रवाई करने से। क्योंकि ऑपरेशन हिंटरलैंड ब्रू राजस्व सूचना निदेशालय DRI द्वारा दिसंबर 2025 में चलाया गया था एक लक्षित मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान था, जिसने महाराष्ट्र के वर्धा में एक बड़े गुप्त सिंथेटिक मादक पदार्थों के निर्माण का केंद्र का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया था। और इस अभियान का उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में छिपी अवैध ड्रग इकाइयों को पहचान करके सिंथेटिक अभियान का मुख्य विवरण बताना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका 78 का डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत में लौह अयस्क के संबंध में विचार करना है। मैग्नेटाइट उच्च कोटि का लौह अयस्क होगा। पहली बात, 79 का स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उच्च कोटि के हीमेटाइट अयस्क में 70% धात्विक तत्व होते हैं और ये बड़े पैमाने पर कठोर, सघन और उबड़ खाबड़ अयस्क में रूप में पाया जाता है। पहला गलत हो जाएगा यहाँ से इसका। सेकेंड बात है, ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में नहीं पाया जाता है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लौह अयस्क भारत के उत्तर पूर्वी भाग में नहीं पाया जाता है। ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में पाया जाएगा। ये बात सही थी ना? हाँ। तीसरा है, अधिकांश हेमेटाइट अयस्क प्रायद्वीपीय भारत की धारवाड़ और कुडप्पा क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? ये करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 2 और 3 सही है। आंसर बी 79 का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80, सुआलकुची पोचमपल्ली पैठान के नाम से प्रचलित स्थानों में क्या उभयनिष्ठ है? आंसर हो जाएगा टीका करेक्ट आंसर। यहाँ से ये होगा रेशम उत्पादन का केंद्र। ठीक है, रेशम उत्पादन जो होता है ये भव्यता, प्राकृतिक चमक और अपरंजक के लिए निहित सुसंगता, उच्च अवशोषकता आदि के कारण रेशम के वस्त्रों की रानी के रूप में जानते हैं। और ये अपने उत्पादन की उच्च रोजगारोन्मुख, कम पूंजी प्रधान और यहाँ पर लाभकारी प्रकृति के कारण लाखों लोगों के लिए आजीविका का अवसर प्रदान करती है। रेशम उत्पादन भारत में ग्रामीण और अर्धनगरीय क्षेत्रों के लगभग 8 मिलियन लोगों का रोजगार प्रदान करती है। और भारत को 5 ज्ञात वाणिज्यिक रेशम की किस्में जैसे कि मलबरी, उष्णकटिबंधीय तसर, ओक तसर, ईरी, मूंगा में से सभी पर किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका गौरव प्राप्त है। और इसने सुनहरे पीले चमक वाले अद्वितीय मूंगा रेशम उत्पादन को लेकर भारतीय विशेषाधिकार को लेकर भारत में विश्व के रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन क्या होगा? 81। क्वेश्चन 81 है, दक्कनी चित्रकला शैली के बारे में विचार करना है। इब्राहिम सेकंड नौरसनामा के रचयिता थे। पहला 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत सही हो जाएगा। पहला सही है, ठीक है, गलत नहीं है। पहली बात यहाँ सही है। सेकंड बात है, लेडी विद द मैना वर्ड गोलकुंडा चित्रकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण होगा। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, नजूम अल अलूम एक पांडुलिपि जिसका चित्रांकन अली आदिल शाह फर्स्ट के शासनकाल में किया गया था। तीसरी बात भी करेक्ट है। 1 2 3 आंसर 81 का हो जाएगा आपका 1 2 3 सी। 82 क्वेश्चन नंबर 82 है यहाँ से। इसमें बोला निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। मेघों का ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से उनकी लघु तरंग जो विकिरण होती है उसको अवशोषित करने और पुनः उत्सर्जित करने की क्षमता के कारण होता है। 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि मेघों का जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उनकी दीर्घ तरंग विकिरण, ठीक है, को यहाँ पर अवशोषित करने के पुनः विकृत करने की क्षमता के कारण होता है, न कि अल्प तरंग या विकिरण और सौर प्रकाश के कारण। तो ये बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, वर्षा मेघ आमतौर पर अधिक ऊंचाई पर स्थित होते हैं, मेघ होते हैं जिसमें वर्षा नहीं होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि अपर वर्षा मेघ सामान्यतः निम्न स्तरीय या ऊर्ध्वाधर रूप से विकसित होने वाले मेघ होते हैं, न कि ऊंचाई वाले, काफ़ी ऊंचाई वाले यहाँ पर मेघ। और ये प्रचुर वर्षा उत्पन्न करते हैं, न कि वर्षा नहीं करते हैं। गलत हो जाएगा। तीसरी बात है, निचले मेघ मुख्य रूप से आगामी और सौर विकिरण को प्रवर्तित करते हैं और पृथ्वी की सतह को ठंडा करने के लिए काम करते हैं। तीसरी बात करेक्ट है। ओनली 3 करेक्ट होगा। आंसर यहाँ से 82 का
केवल 3 बी। 83 नंबर क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार के संबंध में विचार करना है। इसकी शुरुआत 1950 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार की एकता अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर स्थापित किया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की स्थापना के संबंध में अधिसूचना गृह मंत्रालय द्वारा 20 सितंबर 2019 को जारी की गई थी। पहला गलत है। सेकंड, ये पुरस्कार उन भारतीय नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने समाज सेवा के लिए क्षेत्रों में योगदान दिया है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता अखंडता को बढ़ावा देने के लिए सशक्त और एकजुट भारतीय के जो मूल शब्द है उनको उल्लेखनीय प्रेरणादायक योगदान को लेकर के दिया जाएगा। ये पुरस्कार राष्ट्रीय एकता दिवस पर 31 अक्टूबर जो सरदार पटेल के यहाँ पर जयंती होती है उसके अवसर पर घोषित किया जाता है। तीसरी बात है, इस पुरस्कार के साथ कोई भी मौद्रिक अनुदान या नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि इस पुरस्कार के अंतर्गत एक पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के साथ कोई भी मौद्रिक या अनुदान नगद राशि नहीं दी जाती है, और एक वर्ष में 3 से अधिक पुरस्कार प्रदान नहीं कर सकते हो। ठीक है, ओनली 3 करेक्ट है। आंसर एक बात करेक्ट है। ओनली 3 का मतलब 3 में से सिर्फ एक बात इसकी सही है। क्वेश्चन नंबर 84 है, पारिस्थितिक प्रक्रियाओं और यहाँ पर जो पारतंत्र है उसमें ऊर्जा प्रवाह के संबंध विचार करना है। एक स्थिर अवस्था वाले पारतंत्र में जैव भार के उत्पादन की दर शोषण और अपघटन के माध्यम से होने वाले जैव भार की जो ह्रास होता है उसके बराबर होती है। पहला 84 का स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, किसी पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह पोषक तत्व चक्रण के समान ही चक्रीय जो प्रवृत्ति होती है उसका होगा। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पारतंत्र ऊर्जा में प्रवाह एक दिवसीय होता है, ना कि चक्रीय होता है ना। क्या होता है, एक दिवसीय होता है ना कि चक्रीय होता है। और ऊर्जा क्या होती है, सूर्य से आती है और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होती है और अंतः ऊष्मा के रूप में परमाणु में नष्ट हो जाती है। जबकि यहाँ पर पोषक तत्वों का प्रवाह जैसे कार्बन और नाइट्रोजन ये चक्रीय होते हैं। तो बात गलत हो जाएगी। तीसरा है, पारिस्थितिक दक्षता एक पोषी स्तर पर अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा के अनुपात को निर्धारित करती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है। 84 का ये बात करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 85 नंबर है, निम्नलिखित देशों पर यहाँ पर कितने स्थलरूप देश हैं। ठीक है, 85 में स्थलरूप देश मतलब क्या होता है, एक तरह से बोल सकते हो, इंग्लिश में पढ़ोगे तो लैंड लॉक्ड कंट्री है ना। तो देखो, पेरू ये दक्षिण अमेरिका में पश्चिम भाग में स्थित है। ये प्रशांत महासागर के किनारे पर इसकी तटरेखा है। ये स्थलरूप नहीं होगा। ठीक है, पेरू गलत हो जाएगा यहाँ से इसका। आगे बोलीविया भी होगा, मंगोलिया भी है, इथियोपिया भी, हंगरी है। चारों हैं। आंसर क्या होगा, सी आंसर 85 का सही आंसर होगा। ठीक है, हंगरी ये मध्य यूरोप में स्थित है और इसके चारों ओर ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया और स्लोवानिया स्थित हैं। ठीक है, और इथियोपिया जो है, इथियोपिया में क्या था, ये हार्न ऑफ अफ्रीका का क्षेत्र में स्थित है और 1993 में इरिट्रिया की स्वतंत्रता के बाद से ये स्थलरूप हो गया था, जिससे इसकी लाल सागर तक की पहुंच समाप्त हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 86 है, उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द संप्रभु का तात्पर्य क्या होगा। जो सोवरन है इसका यहाँ पर क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि भारत की जनता के पास अंतिम सत्ता होना। डी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर संप्रभु शब्द का अर्थ होता है कि भारत किसी दूसरे देश के अधीन राज्य नहीं है। ठीक है, बल्कि पूरी तरह से एक स्वतंत्र राज्य के रूप। लेकिन यहाँ पर उद्देशिका में संप्रभु शब्द का अधिक व्यापक बताया गया है प्रयोग। ठीक है, और जो उद्देशिका में वर्णित संप्रभु का अर्थ एक यहाँ पर राज्य के तौर पर भारत की जो स्वतंत्र राष्ट्र है उसके राज्य के रूप में स्थिति से बताना, जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के शासन करने में सक्षम है। आंसर डी करेक्ट है 86 का। 87 नंबर है, वैश्विक व्यापार समझौता के सिद्धांत के बारे में विचार करना है। ये सीमा शुल्क संघ श्रम और पूंजी मुक्त संचालन सुविधा में प्रदान करेगा। पहली बात 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। पहली बात क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि यह आर्थिक एकीकरण का एक आंशिक रूप है जो मुक्त व्यापार क्षेत्र है ना, जो पारंपरिक यहाँ पर जो क्षेत्र होते हैं मुक्त, उसके व्यापार की अनुमति देते हैं। लेकिन इसमें एक समान शुल्क प्रणाली का भाव होता है और समान बाजारों को जो यहाँ पर प्रशुल्क के साथ साथ सदस्य देश हैं उसके बीच पूंजी का श्रम संसाधन मुक्त संचालन को भी अनुमति देते हैं। उसके बीच एक मध्यवर्ती स्थान प्रदान करता है और समान प्रशुल्क के साथ एक मुक्त व्यापार क्षेत्र को सीमा शुल्क संघ होता है। पहली बात गलत हो जाएगी। सेकेंड बात है, अर्ली हार्वेस्ट योजना दो व्यापारिक भागीदारों के बीच मुक्त व्यापार समझौते की अग्रदूत होगी। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात यहाँ से इसका करेक्ट होगा है ना। पहली बात यहाँ से गलत थी, दूसरी बात यहाँ से सही है, क्योंकि अर्ली हार्वेस्ट जो योजना है दो व्यापारिक भागीदार के बीच मुक्त व्यापार समझौता के अग्रदूत है और ये दोनों व्यापारिक देशों FTA वार्ता के समापन तथा यहाँ पर प्रशुल्क उदारीकरण के लिए उत्पादों की पहचान करने को लेकर सहायता करती है।
ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित पर विचार करना है। मणिपुर नृत्य सबसे लोकप्रिय रूप रास संकीर्तन और ठांग टा है। पहला 88 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड, मणिपुर नृत्य का तांडव और लास दोनों शामिल होती हैं। मणिपुर नृत्य में तांडव और लास से क्या होता है, दोनों शामिल होते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है कि मणिपुर में तांडव और लास दोनों को समावेश होता है और ये अत्यंत ओजस्वी और पौरुषपूर्ण शैली होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, ये आमतौर पर अपने लयबद्ध और यहाँ पर सुकोमल नृत्यांग के लिए प्रसिद्ध मणिपुर नृत्य में एक अनूठी और सूक्ष्म जो गुणवत्ता विद्वान को लेकर के बताती है। आंसर क्या होगा, दोनों बातें करेक्ट हैं, सी। क्वेश्चन नंबर 89 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग बंधुता के आदर्श को प्रभावी बनाता है? बंधुता के आदर्श को प्रभावी बनाएगा। आंसर हो जाएगा एक तो प्रस्तावना, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तीनों 89 का सही आंसर होगा बी, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 2008 की वैधता को मान्य ठहराने वाला निर्णय बंधुता संवैधानिक अवधारणा पर इसकी प्रबुद्ध चर्चा के कारण विशेष रूप से उल्लेख है। बंधुता की अवधारणा विषय बंधुता शब्द जो उद्देश्य प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं था। हालांकि भारत में भ्रातृत्व एकता की आवश्यकता को दर्शाने के लिए जो प्रस्तावना थी उसमें इसका उल्लेख किया गया था और बंधुता की अवधारणा को भारतीय संविधान के भाग 3 के उपबंध के माध्यम से मार्मिक और अंतस्थापित किया गया था। ओनली बी करेक्ट है, बी मतलब 1 2 3 सभी बातें इसके। क्वेश्चन नंबर 190 ओनली 90 नंबर क्वेश्चन है। यदि आप उत्तर से दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे हो तो आपके द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रम में हिंद महासागर के निम्नलिखित द्वीपों को भ्रमण करने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो कभी वो कहाँ पे हो सकती है, एक तो जो आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर ये होगा सोकोत्रो द्वीप, है ना। और यहाँ से आपका हो जाएगा सोकोत्रो द्वीप और आपको हो जाएगा पहला सोकोत्रो द्वीप होगा ना, हाँ ठीक है, सोकोत्रो द्वीप पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा मालदीव, है ना, मालदीव आएगा, हाँ ठीक है मालदीव आएगा। और उसके बाद क्या होगा सेशल्स और फिर उसके बाद आपका यहाँ से रियूनियन द्वीप। 3 1 2 4 इसका आंसर होगा। आप मैप में देखोगे तो चीज़ आपको यहाँ से समझ आएगी वाली, ठीक है। बाकी यहाँ से आगे से देखोगे तो आपको रटना पड़ेगा। आंसर क्या होगा 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 3 1 2 4 ए करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन में देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करो क्योंकि यूपीएससी सेम क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन में मैप उठा के आपके पास एटलस है, एटलस देखे बैठो, एटलस को देखो यहाँ पर कहाँ पर कौन सा है, तो उसके आसपास की कंट्री भी यूपीएससी पूछ सकता है ना, जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन पूछे। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। पहला 91 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये पहला स्टेटमेंट जो यहाँ से रहेगा ये आपका होगा करेक्ट गलत है, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रीय यहाँ पर बचत कोष है इसकी स्थापना 1999 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी और NSSF को आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है, ठीक है। ये बात गलत हो जाएगी, वित्त मंत्रालय नहीं होगा। केंद्रीय आर्थिक सूचना ब्यूरो राजस्व विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगा। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में केंद्र सरकार के विनिवेश से संबंधित मामलों का आर्थिक कार्य विभाग निपटान किया जाएगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्यों, क्योंकि निवेश और लोक जो परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम को केंद्र सरकार के इक्विटी के निवेश में और यहाँ पर विनिवेश दोनों से संबंधित होते हैं सभी मामले पर कार्रवाई करेगा। और इसके कार्य के 4 प्रमुख क्षेत्र रणनीतिक विनिवेश, अल्पांश हिस्सेदारी बिक्री और परिसंपत्ति मुद्रीकरण और पूंजीगत जो पुनर्संरचना से संबंधित होगी। यह बिक्री की पेशकश या पूर्ववर्ती केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की निजी व्यवस्था को मोड के माध्यम से जो सभी मामलों में कार्रवाई करता है। आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा भी गलत है और पहला भी गलत है, ओनली 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92 है, कभी कभी यहाँ पर सुर्खियों में रहा दुद्रबा पाइपलाइन मुख्य रूप से किससे जो परिवहन से जुड़ी है। आंसर हो जाएगा यूक्रेन के हमले से हंगरी जो स्लोवाकिया रूसी तेल आपूर्ति बाधित हो गई थी। दुज्रबा जो है ये पाइपलाइन के बारे में, ये विश्व के सबसे बड़ी कच्चे तेल पाइपलाइन के नेटवर्क में से एक है और दुज्रबा पाइपलाइन रूस से शुरू होकर बेलारूस और यूक्रेन के माध्यम से स्लोवाकिया और हंगरी तक तेल पहुंचाती है। बी से आंसर होगा। 93 नंबर है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान यहाँ पर राष्ट्रीय नियंत्रण के अंतर्गत साहित्यिक वैज्ञानिक और यहाँ पर तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर यहाँ से स्वदेशी आंदोलन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद
एनसीई की स्थापना 15 अगस्त 1906 को बंगाल के प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं में सतीश चंद्र मुखर्जी और अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, रास बिहारी घोष और सुबोध चंद्र मलिक द्वारा की गई थी और स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित इस संस्था का उद्देश्य राष्ट्रीय नियंत्रण, साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करनी थी। करेक्ट आंसर डी। ठीक है, देखो जो 92 नंबर क्वेश्चन था एक बार उसको देख लेते हैं फिर से। इसका डी होगा। 92 नंबर क्वेश्चन में इसने क्या पूछा था कि दुजरबा पाइपलाइन, यहाँ से बोल सकता है ऑप्शन में यूक्रेन दे सकता है, सॉरी उसमें ऑप्शन में ईरान दे सकता है क्योंकि ईरान अभी काफ़ी न्यूज़ में था, तो ईरान काफ़ी लोग ईरान इसमें मारेंगे टिक करके। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है दुजरबा पाइपलाइन ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, दुजरबा पाइपलाइन कहाँ पर स्थित है, तो क्या होगा, मुझे बोल देगा दुजरबा जो पाइपलाइन है ये चीन नहीं, ईरान, इराक और सऊदी अरब से होकर गुजरती, जिससे क्या होता है ये सारा जो हमारा कच्चा तेल है यहाँ पर इसमें नेटवर्क का एक पाइपलाइन साधन होगा, तो ऐसे करते होता है। लेकिन ईरान इसमें नहीं है, ध्यान रखना है, ईरान इराक दोनों नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर क्या होगा, इसमें रूस से शुरू होकर बेलारूस, यूक्रेन के माध्यम से स्लोवाकिया, हंगरी तक जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 93 हम लोगों ने कर लिया था, है ना, 93 का डी था। 94 आते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे मोईदम के संबंध में विचार करना। मोईदम टीलेनुमा शाही कब्रगाह है जिसका उपयोग मुख्य रूप से अहोम शासकों के कुलीन लोगों के दफनाने के लिए किया जाता था। 94 का पहला स्टेटमेंट है, ऐसे क्या होगा, ये करेक्ट है। ठीक है, पहली बात सही है कि यहाँ पर मोईदम अहोम राजवंश की पारंपरिक टीलेनुमा शाही कब्र का है और अहोम शासकों ने 13वीं सदी में लेकर 19वीं सदी के अंतिम वर्षों तक पूर्वोत्तर भारत के असम क्षेत्र पर शासन किया था। सेकेंड है, इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी, ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर 94 का सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जा सकती है यदि कोई व्यक्ति आरटीओ कार्यालय के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं रखता फिर भी उस पद का कार्यभार संभाल लेता है। आंसर हो जाएगा 95 का बी अधिकार परीक्षा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अधिकार परीक्षा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस श्रेणी का व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने के पात्र होगा। आंसर हो जाएगा 96 का बी एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद से भारत से पाकिस्तान प्रवास करके हो लेकिन बाद में फिर पुनर्वास के लिए भारत लौटा हो। बी क्या होगा, 96 का सही आंसर है। 97 है, 97 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया रही सीमाओं की जो हमारे प्लेनेटरी बाउंड्रीज होती है उसके बारे में अवधारणा के संबंध विचार करना है। ये मानवता के लिए एक सुरक्षित कार्य योजना को परिभाषित करता है जिसके भीतर पृथ्वी की प्रणाली स्थिर बनी रह सकती है। पहला क्या होगा, 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। जलवायु परिवर्तन, जीवमंडल की सुरक्षा और जैव भू रसायन प्रवाह रूपरेखा के अंतर्गत पहचानी गई प्रमुख सीमाओं की शामिल होगी। सेकेंड बात आपकी ये भी करेक्ट है। तीसरा है, सभी ग्रही सीमाओं को वैश्विक स्तर पर पहले ही पार किया जा चुका है जो एक अपरिवर्तनीय परिस्थिति तंत्र का संकेत होगा। तीसरी बात क्या होगी, ये गलत है। ओनली 1 टू करेक्ट, यहाँ से तीसरा गलत होगा क्योंकि यहाँ पर सभी ग्रही सीमाओं को वैश्विक स्तर पर नहीं पार किया गया है और नवीनतम वैज्ञानिक आकलनों के अनुसार 9 में से लगभग 6 या 7 सीमाएं ही पार हो चुके हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1 और 2 करेक्ट है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 98 है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आज़ाद हिंद फौज के संबंध में विचार करना है। इसका विचार सबसे पहले रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था या दिया गया था। पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह द्वारा दिया गया था और वे भारतीय सेना के एक अधिकारी थे जिन्होंने मलाया से पीछे हट रही जो ब्रिटिश सेना है उसमें शामिल न होने का निर्णय लिया था। उन्होंने जापानियों से सहायता ली थी जिन्होंने जो भारतीय युद्धबंदियों को उन्हें सौंप दिया था और उन्होंने इस सैनिकों को आईएनए की भर्ती करने का प्रयास किया था। पहला गलत है। सेकेंड बात है, इसमें रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट नामक एक महिला रेजिमेंट शामिल थी। सेकेंड बात करेक्ट हो जाएगा। ये कभी भी भारत की मुख्य भूमि में प्रवेश नहीं कर सकी थी। तीसरी बात गलत है क्योंकि आईएनए ने बर्मा सीमा पार करके मार्च 1944 में भारतीय भूमि में प्रवेश किया था और इसके बाद आईएनए की जो टुकड़ियाँ कोहिमा में इम्फाल तक पड़ी थी और अप्रैल में बहादुर ग्रुप के कर्नल पालिक ने मणिपुर मोइरांग में पहली बार भारतीय मुख्य भूमि पर आईएनए ध्वज फहराया था। लगभग 3 महीनों तक आईएनए में मोइरांग प्रशासनिक कार्य भी किए थे लेकिन बाद में मित्र देशों की सेनाओं के रूप में क्षेत्र में पुनः कब्जा किया था। 1 गलत है, 3 गलत है, ओनली 2 करेक्ट है। 99 निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष, लोक संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, भारत के नेता पहले का परीक्षक, इनमें से किसने उसी पद के दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचन हेतु
पात्र हो सकते हैं? आंसर हो जाएगा 99 का, ये केवल एक हो सकता है इसमें से। कौन, आप सोचो। देखो यहाँ पे केवल एक हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 316 के तहत की जाती है। कोई भी यहाँ पर व्यक्ति लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण कर सकता है अपने कार्यकाल की वजह से समाप्त हो जाने पर उसी पद के लिए पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता है। कौन, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, हट गया ये। संविधान का आर्टिकल 324 संबंधित करता है कि निर्वाचन आयोग मुख्य रूप से सीसीयू अन्य निर्वाचन आयोग जितने भी राष्ट्रपति निर्वाचित करेगा, है ना, उनको लेकर के यहाँ पर नियुक्ति होगी इसकी, राइट, और वह अपने पद पर बना रहेगा, राइट, और उसकी कार्यकाल की अवधि 6 वर्ष होती है, उससे अवधि उससे अधिक नहीं होगी। तो क्या होगा, यह अगले साल के लिए होगा निर्वाचित। तो देखो यहाँ से नियंत्रक महालेखा परीक्षक तो नहीं होगा, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी नहीं होगा। भारत को उपराष्ट्रपति तो हो सकता है ना, क्योंकि भारत को उपराष्ट्रपति दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है, ठीक है, उसके अनुसार पद ग्रहण होता है और यहाँ पर समाप्त हो जाने पर भी अपने पद पर बना रहेगा, कार्य करेगा और उत्तराधिकारी का पद नहीं लेता है और उसको उत्तराधिकारी का पद नहीं, तो वह किसी पद के लिए पुनर्निर्वाचन का ही पात्र होता है ना। तो यहाँ से क्या होगा, पात्र होगा। तो ये बात इसकी सही है, सिर्फ प्रश्न बाकी सब गलत होंगे, ठीक है। आंसर क्या होगा, केवल एक करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 है, मानवाधिकार जो यहाँ पर न्यायालय है उसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत मानवाधिकार के उल्लंघन के उत्पन्न होने के अपराधों को त्वरित सुनवाई के लिए यहाँ पर की जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिकृत होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का ए, राज्य उच्च न्यायालय परामर्श राज्य सरकार से। ए यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है, 100 का। तो इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर 100 क्वेश्चन कवर कर लिए और टेस्ट नंबर 31 फुल लेंथ यहाँ पर जो 7वां है ये खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आज फोरम मैथ्स का टेस्ट देखेंगे, अगला जो फुल लेंथ टेस्ट होगा करीब तीसरा या चौथा जो भी होगा आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे वो भी। और यहाँ से विजन का भी आपका हो गया, फोरम का भी हम करेंगे हम लोग आज, और मंडे को करेंगे दृष्टि का जो अगला पेपर होगा 4 नंबर फुल वो भी, ठीक है। जितने भी फुल लेंथ टेस्ट है यहाँ पर कंटिन्यू हम लोग यहाँ से कवर करेंगे इसके, ठीक है। एंड करते हैं इसको, कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो और टेलीग्राम से जरूर जुड़ सकते हो। तो टेलीग्राम में मैं अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी लिस्ट में कुछ प्रोवाइड करा रहा हूँ, डेली कुछ ना कुछ यहाँ पर टॉपिक प्रोवाइड करता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। साथ साथ उनको भी पढ़ना होता है और डेली टारगेट है उसको भी फॉलो करना है। और जो 1 तारीख से 23 तारीख तक आपको करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ क्या करना है इसमें, ठीक है, वो भी कर सकते हो। नहीं पता है तो आप कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।